हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हम लोग कल के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आइए एक नज़र में रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब ईगा स्वितेक ने जीत लिया है तथा हाल ही में इटालवी 2022 का फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स स्ट्रापेन ने जीता है तथा एशिया कप 2022 को श्रीलंका ने जीत लिया है तथा यूएस ओपन 2022 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एचडीएफसी बैंक ने जारी किया भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी तथा हाल ही में नागालैंड राज्य ने अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से गुर्जर मुसलमान गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। एमडीएल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A का तारागिरी का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट। एयर इंडिया ने अपना नया मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया तथा विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर को मनाई गई। तो दोस्तों, ये था कल का प्रमुख करंट अफेयर्स जिसको हम रिवीजन के तौर पर देखें। तो आइए दोस्तों, आज का प्रमुख करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा। इसका सही होगा ऑप्शन में ए राइट होगा। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। देखिए, भारत 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर के G20 नेताओं से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अर्थात एक साल तक इसकी अध्यक्षता करेगा। देखिए, इसमें होता क्या है, G20 में विकसित देश और विकासशील देश की अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है जिस पर कोई भी समस्याएं होती हैं तो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इस G20 में देखिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और भारत सहित कुल 19 देश शामिल हैं। हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मैरीटाइम। ये भारत और जापान की नौ सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास है। देखिए, भारत और नौ सेनाओं के बीच आयोजित इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, इसको जीमैक्स 2022 यहाँ समझ सकते हैं। जे से दोस्तों जापान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से मैरीटाइम हो गया तथा EX मतलब कि एक्सरसाइज 2022। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं यह इन दोनों देशों का 6वां संस्करण है, अर्थात इससे पहले 5 गो हो चुका है, ये 6वां संस्करण है। 11 सितंबर 2022 को बंगाल के खाड़ी में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व अर्थात भारतीय सेना की तरफ से 3 स्वदेशी डिजाइन किए गए युद्धपोत तथा एक एंटी सबमरीन को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, यह संस्करण 2022 में जापान में शुरू हुआ था। जिमैक्स की ये 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, इस स्तर पर इसको किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट में एमी पुरस्कार के बारे में बताया गया है। एमी पुरस्कार घोषणा 1 देखिए, इसमें है 12 सितंबर 2022 को लॉस एंजल्स में 74वीं एमी पुरस्कार का आयोजित किया गया है। देखिए, इनमें से किनको किनको मिला है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर से नामित किया गया है तथा माइकल कीटेन ने डोपशिक शो के लिए एक लिमिटेड सीरीज का मुख्य अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है तथा एबॉट एलिमेंट्री स्टार शेरिल ली रॉफेल एक कॉमेडी सीरीज में सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी अश्वेत महिला हो गई। इनको ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी अश्वेत महिला है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जैकी हैरी हैं जिनको 227 के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद एमी पुरस्कार का दूसरा चरण है। इसमें देखिए किसको इसको मिला है। देखिए देखिए टेड लासो ने आउटस्टैंडिंग कॉमेडियन सीरीज के लिए पुरस्कार जीता हुआ है तथा ली जंग जे ने स्टूडेंट गेम के लिए लीड एक्टर इन ड्रामा का पुरस्कार जीता है तथा वह पुरस्कार जीतने वाले ये जो हैं ली जंग जे, ये पुरस्कार जीतने वाले एशिया के प्रथम स्टार बन गए हैं तथा जेंडिया ने यूफोरिया के लिए लीड एक्ट्रेस ड्रामा का पुरस्कार जीत लिया है। तो हमको एमी पुरस्कार से इतनी जानकारी मिली। ये नया नया एमी पुरस्कार किनको किनको मिला है आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जापान के अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सीबी जॉर्ज। देखिए, सीबी जॉर्ज हैं जिनको जापान के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये 1993 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में ये अभी कुवैत के राजदूत हैं।
ये किनका जगह लेने वाले हैं? इनसे पहले जापान के राजदूत थे संजय कुमार वर्मा, इनका जगह लेकर ये जाने वाले हैं उनके स्थान पर। तो इससे पहले वे स्विट्जरलैंड में भी राजदूत के पद पर काम कर चुके हैं। इससे हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, भारत बना बिजली अधिशेष राष्ट्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देखिएगा। भारत सरकार ने सूचित किया कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। ये कितना कर रहा है ध्यान रखिएगा, 4 लाख मेगावाट से अधिक बिजली स्थापित कर कर ये दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। कितना दोस्तों? ये दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। इसकी स्थापित बिजली क्षमता 40% गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोत से होता है। इसको समझिएगा, अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म क्या है? मतलब ऐसे ईंधन द्वारा बिजली प्राप्त करना जिससे वायु प्रदूषण न हो। जैसे कि कोयला कोयला से करते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। तो इसको हम लोग छोड़कर, जैसे हम लोग जल से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तथा हम लोग वायु से बनाते हैं, तथा हम लोग सूर्य ऊर्जा से बनाते हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है 40% अपना जो बिजली है इन गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करता है। तथा भारत में इस स्रोत से बिजली का उत्पादन 2022 में बढ़कर 1,38,337 मेगावाट घंटा हो गया है। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी करने का मतलब भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन में बी राइट होगा, गगन स्ट्राइक। ये भारतीय स्थल सेना है तथा ये भारतीय वायुसेना है, इनके बीच में गगन स्ट्राइक, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए, भारतीय सेना के खगरा के कोर तथा वायुसेना के सशस्त्र बलों के ताकत और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब में संयुक्त रूप से यह गगन स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह कहाँ हो रहा है? पंजाब में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम है गगन स्ट्राइक। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये भारतीय आर्मी और वायुसेना के बीच ही क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन ये है, अगर आने वाले समय में युद्ध होता है तो भारतीय वायुसेना स्थल सेना का किस प्रकार से मदद कर सकता है, युद्ध के दौरान किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकता है, इसके लिए यह युद्ध अभ्यास बड़ा ही जरूरी है। दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें जमीनी बलों के साथ समन्वय तथा हमलावर हेलीकॉप्टर द्वारा सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। खगरा कोर की बात आई है तो खरगा कोर के ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि हाल ही में किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। आप लोग पिछले ही साल देखे होंगे कि जनरल बिपिन रावत का उनके पत्नी समेत एक वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन्हीं की याद में दोस्तों ये रखा गया है। देखिए, ये हैं बिपिन रावत, इन्हीं की याद में इसका नाम रखा गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से सम्मान अरुणाचल प्रदेश में किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जनरल रावत ने 1999 से 2000 में किबिथु कर्नल के रूप में 11 गोरखा राइफल 5वीं बटालियन का कमांड संभाला हुआ था। ये इनके अंडर में इतना दिन तक था। जनरल रावत की और उनकी पत्नी की 12 सैन्य कर्मियों के साथ दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, उसमें इनका मौत हो गया। तो उन्हीं के याद में इस मिलिट्री गैरिसन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूज किसके साथ शुरू की है हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसरो। इसरो के साथ मिलकर इसने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चालू की है। देखिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूटूप उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। देखिए, यह सेवा पूरे भारत के दूरस्थ स्थानों पर उपग्रह इंटरनेट पेश करेगी और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के GSAT-11 तथा GSAT-29 उपग्रह का उपयोग करेगी। देखिए, ये भारत के उपग्रह का उपयोग करके हमें इंटरनेट का प्रोवाइड करेगी। देखिए, ह्यूजेस अमेरिका स्थित ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम और भारतीय एयरटेल की संयुक्त उद्यम इकाई है। ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। AIA ने शुरू किया आयुर्वेदिक 2022 का कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुर्वेद दिवस 2022 का कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों, यह कार्यक्रम 6 सप्ताह तक चलने वाला है। यह कार्यक्रम
23 अक्टूबर 2022 तक जारी होगा। ये कार्यक्रम दोस्तों आयुष मंत्रालय धन्वंतरि जयंती के आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस महोत्सव का थीम क्या है इसको ध्यान रखिएगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका थीम है। देखिए बात आई है आयुर्वेदिक संस्थान की, तो केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संजय खन्ना। ये संजय खन्ना है जिनको इंडियन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्प इंडिया ने 12 सितंबर 2022 को संजय खन्ना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया। देखिए खन्ना वर्तमान में कार्यकारी टीम के प्रमुख हैं और संगठन उपभोक्ता तथा वाणिज्य व्यवसाय में विकास के लिए अहम योगदान के लिए ये उत्तरदायी हैं। देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस क्या है कि भुगतान कार्ड सेवा की विशेषज्ञता वाली एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज जानेंगे एमी पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार क्या है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए एमी पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट और मनोरंजन के लिए 4 प्रमुख अमेरिकन पुरस्कारों में से एक है। इसके अलावा 3 पुरस्कार कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है और टोनी पुरस्कार है। ये भी इसी के तरह के पुरस्कार। एमी पुरस्कार का अगर पहले बार अगर बात किया जाए तो पहली बार 25 जनवरी 1949 को दिया गया था। ये टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टैटिक जीके में हम लोग जानेंगे इसरो के बारे में। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसमें अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी सारे रिसर्च होते हैं किए जाते हैं। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित इसमें कार्य होते हैं और यह विभाग अंतरिक्ष विभाग दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री के देख रेख में किया जाता है। देखिए इसरो चंद्रमा पर 2 मंगल मिशन को भेज चुका है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1969 में हुई है तथा इसका मुख्यालय बेंगलोर है तथा इस समय इसके अध्यक्ष हैं श्रीधर पांडियन सोमनाथ। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज के जो भी करंट हैं, हम जो भी आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।